नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे मेहमान राजधानी दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में प्रिंसिपल हैं। आप एक ईएनटी सर्जन हैं और साथ ही आप रुचि रखते हैं कविताओं में, गीत संगीत में। प्लीज वेलकम डॉक्टर एन माथुर। डॉक्टर साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप तो एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन व्यूअर्स को जान के हैरत होगी कि जब आप सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली में पढ़ते थे जी आपने ट्रांजिस्टर बना लिया था। जी, ये बात सही है। मैं 7th क्लास में था, तब एशियाड 72 होने वाला था। एंड मुझे याद है कि हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एक सब्जेक्ट होता था हॉबीज़ का, तो मैंने वो ले रखा था। तो उसके चलते हुए मुझे ट्रांजिस्टर बनाना था, असेंबल करना था। तो मैं प्लेट्स लाया, बेस प्लेट और सारे कंपोनेंट्स लाके, और मैंने ट्रांजिस्टर बनाया। अब वो ट्रांजिस्टर चला नहीं। अच्छा। तो काफ़ी 2-3 दिन हो गए थे, तो रात को बैठ के बनाता रहता था। जब पहली बारी ट्रांजिस्टर में से आवाज़ आई, मुझे याद है अभी भी, रेडियो सिलोन, और करीब रात के 2:15 बजे थे। मैंने सबको उठा दिया घर में। अच्छा। तो वो मेरा पहला आवाज़ थी ट्रांजिस्टर में से। और उसके बाद मेरे को 3-4 ऑर्डर्स मिले। अच्छा जी, आपको ऑर्डर मिले कि जी, ट्रांजिस्टर दे दो। तो बड़ी हैरियत होती थी कि सब लोग चाहते थे कि, और एनकरेज करते थे बेसिकली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उन्होंने अपने ऑर्डर दिए। हुआ क्या कि एशियाड 72 जैसे ही हुआ तो वहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी मशहूर निकली। एक तो योयो था कोका कोला का, उसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई होती थी जी, ऊपर और नीचे उसमें जाता था जो। नीचे एक बॉल थी वाइट कलर की, रेड कलर का कोका कोला का बकेट सी थी, उसको उसमें डालना होता था। तो हर एक कोई जाता था, वो खरीदता था। और एक आया था फिलिप्स का स्मॉल ट्रांजिस्टर, पॉकेट ट्रांजिस्टर, 80 रुपये का था शायद, या बहुत सस्ता था। तो मुझे लगा कि अब तो ये ट्रांजिस्टर आ गया, अब मेरे को कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मेरे को एनकरेज करने के लिए, तो मैंने टोटल करीब 7-8 ट्रांजिस्टर बनाए। तो क्या इसका मतलब डॉक्टर माथुर की पहली प्राथमिकता इंजीनियरिंग थी फिर? नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग में शौक़ तो बहुत था, और ये सब चीज़ें करने का, और कई सारे और गैजेट्स बनाने का। लेकिन बनना मैं शुरू से ही डॉक्टर चाहता था। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफादर एक बड़े मशहूर डॉक्टर थे, और उनको देखा था, उनकी लाइफ को देखा था बहुत क्लोजली, और हमेशा मन करता था कि डॉक्टर बनेंगे। तो आपके ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, फादर साहब आपके गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मदर टीचर थी, तो पेरेंट्स आपके डॉक्टर नहीं थे? मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर, एंड मेरा ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, एंड आई फैमिली में बहुत डॉक्टर है। माय वाइफ इज़ अ डॉक्टर, माय ब्रदर इन लॉज आर तो डॉक्टर। एक सेवा भाव था कि जी मैंने डॉक्टर बन के समाज की सेवा करनी है? सेवा भाव भी था, और एक स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड्स मेडिसिन था कि अच्छा डॉक्टर बनना है, और सर्जिकल स्किल्स अच्छी करनी है, सर्जन बनना चाहता था, और किस तरीके से हेल्प करना है लोगों को। सेवा भाव तो था, बट एज अ प्रोफेशन, एज अ सब्जेक्ट, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 5वीं कक्षा तक तो हिंदी माध्यम है जी, उससे कोई चुनौती आई? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि सारे स्कूल्स में शायद यही फ़िलॉसफी होनी चाहिए और यही मेथड होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कम से कम बच्चे को जब 1st to 5th में ये नहीं सोचना पड़े कि अगर ये बताना है कि आसमान का कलर नीला है, तो अगर उसको अंग्रेज़ी उस चीज़ की नहीं आती है तो वो बता ना पाए। नीला है, पता है, बच्चे को पता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है कि नीला है। तो वो जो इनिशियल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, वो बहुत सरल और आसान हो जाता है, एंड लैंग्वेज कैन बी पिक्ड अप लेटर। सो ये नहीं था कि वहाँ पे इंग्लिश नहीं अच्छी से पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती थी, और बल्कि बाद में इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। और सरदार पटेल की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको टीचर्स याद हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया? बिल्कुल। वहाँ पे कुछ चीज़ें उस स्कूल की बड़ी यूनिक थी। वहाँ पे बहुत स्ट्रांग म्यूज़िक क्लासेस थी और सिस्टम था, और मेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी था। तो और वहाँ से कई जो टीचर्स थे वो बाद में बन के बहुत बड़े डायरेक्टर बने, लाइक डॉक्टर बी वी कारंत,
जी। वो कन्नड़ा फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर बने और स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर बने और फिर भोपाल गए। तो आपको डॉक्टर करंत ने हिंदी विषय पढ़ाया? मेरे को हिंदी विषय पढ़ाया और ड्रामेटिक्स पढ़ाया। अच्छा। मैं को थोड़ा बहुत ड्रामा में भी इंटरेस्ट था और हिंदी भी वो ऐसे पढ़ाते थे कि जैसे कोई ड्रामा की क्लास ले रहे हों, और बहुत इंटरेस्टिंग, उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग था। इनफैक्ट मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे को शुरू से बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छी फैमिली मिली और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मिले। तो ये बहुत कम लोगों को होता है। और हमारा जो प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर रघुभाई नायक थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी पढ़ाया था। अच्छा जी। शांति निकेतन में। और वो एक बार ही हमारे स्कूल में आई और उनके साथ भी मिलने का मौका मिला। तो अच्छे टीचर्स से शुरू में स्कूल में पढ़े। तो स्कूल में यदि आप म्यूजिक क्वायर में जी पार्ट लेते थे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सुबह सुबह आपसे गुजारिश न करें कि कुछ गुनगुना दें? तो मैं एक फिल्मी गाना आपको सुना देता हूँ। जी ज़रूर। ये रात ये फिजाएं फिर आए या न आए, आओ शमा जला के हम आज मिल के गाएं। ये रात ये फिजाएं फिर आए या न आए, आओ शमा जला के हम आज मिल के गाएं। ये रात ये फिजाएं। बहुत खूब। 1962 में फिल्म आई थी बंटवारा, बलराज साहनी साहब इसमें थे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। जी हाँ, और ये गाना दो तरीके से लिखा गया है। इसका एक सैड वर्जन भी है जी। जो कि बिल्कुल अपोजिट है इसका। उसमें ये रात ये फिजाएं फिर आए या ना आए, आओ शमा बुझा के हम आज दिल जलाएं। और म्यूजिक दे से इज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। तो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि गीत संगीत से जुड़े रहें। तो स्कूलिंग में तो आप अच्छे थे, लेकिन जब आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस क्रैक किया तो क्या बहुत पढ़ते थे? रात भर आपको पढ़ना पड़ता था? स्टूडियस तो था मैं और काफ़ी पढ़ता था। और एंट्रेंस टेस्ट करने के लिए तो ना केवल पढ़ना पड़ता था बल्कि कोचिंग क्लासेस भी जाना पड़ता था। तो उस ज़माने में इतने साधन नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं थी इतनी, ना ही मेट्रो था। तो डीटीसी बसेस में जाते थे और कॉलेज भी काफ़ी दूर था। तो उस ज़माने प्री मेडिकल होता था, 12th नहीं होती थी। तो हमने 11th के बाद प्री मेडिकल एक बीएससी फर्स्ट ईयर करना होता था और उसी दौरान एंट्रेंस की तैयारी होती थी। तो जो प्री मेडिकल आपने किया जी, और 76 में आपने एमबीबीएस शुरू किया 80 तक, और आज जब आप देखते हैं मेडिकल एजुकेशन जहां पर नीट एग्ज़ाम आ गया है, ड्राफ्ट मेडिकल काउंसिल बिल में एक नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम की बात भी हो रही है, तो किस तरह का बदलाव देखते हैं? तब और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है अब, लेकिन एटीट्यूड में भी काफ़ी चेंज आया है। स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में भी काफ़ी चेंज आया है। तब स्टूडेंट्स जो थे मेरे ख्याल से ज़्यादा डिसिप्लिन थे एंड डिमांडिंग कम थे और दे वर हैविंग मोर अवेयरनेस और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज़। आजकल ड्यूटीज़ की सेंसिटिविटी कम है और डिमांडिंग ज़्यादा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम है जी, जो हाल ही में अब लागू किया गया है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक वेलकम मूव है। ये तो बहुत ही अच्छा मूव है और इसको तो हमने बहुत फुल हार्टेडली सपोर्ट किया था। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग आई थी जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। और ये एक इतना अच्छा मूव है कि इसमें डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स डिफरेंट स्टेट्स में नहीं होते हैं। तो एक स्कोर जो आता है वो बड़ा यूनिफॉर्म और बिल्कुल करेक्ट स्कोर होता है और उस स्कोर को आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी किसी भी स्टेट में अपने तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि उसका प्रोफिशेंसी लेवल कितना है स्टूडेंट का, फिर आप उसको किसी तरीके से भी यूज़ करें। ये नहीं है कि नीट एग्जाम इज़ जस्ट अ स्कोर, लाइक ऑल स्कोर्स इन यूएस ऑल्सो यू गेट सम स्कोर एंड देन यू, जी हाँ, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं उस स्कोर के माध्यम से। तो स्कोर तो एटलीस्ट आपका पता है कि हमारा स्कोर ये है, हम इस प्रोफिशेंसी लेवल के हैं। उसके बाद आपको एडमिशन कम स्कोर वाले को भी दिया जा सकता है और बड़े स्कोर वाले को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसको पता है कि मेरा उससे ज़्यादा स्कोर है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था
कि स्कोरिंग क्या है। तो अब जो ड्राफ्ट मेडिकल काउंसिल बिल में प्रस्ताव है कि एमबीबीएस करने के बाद इससे पहले विद्यार्थी डॉक्टर लगाए एक नेशनल एग्जिट एग्जाम भी हो, तो क्या स्टैंडर्डाइजेशन की दृष्टि से इसे भी आप स्वागत करेंगे? जी, वो अभी बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है, वो होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिबेट चल रहा है, लेकिन वो एक अच्छा मूव है। उसके अंदर ये है कि सब जगह अगर पूरे कंट्री में एक साथ नहीं हो तो कम से कम जोन्स में हो जाए, जिससे कि एग्जिट लेवल पे भी आपको एक यूनिफॉर्म स्कोर पता चले कि क्या प्रोफिशिएंसी लेवल है और उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाए। तो आपने डॉक्टर साहब जब 76 में ज्वाइन किया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो 4 साल थे 76 से 80, उसकी क्या यादें हैं मैमसी में? कैसे 4 साल कटे पता ही नहीं चला। अच्छा। तो काफ़ी पढ़ाई होती है मेडिकल स्कूल में तो, और हमारे यहाँ भी काफ़ी पढ़ाई थी तो, लेकिन बट उसमें भी बीच बीच में हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, कभी ड्रामेटिक्स कर लिया अपने आप को लाइट रखने के लिए। तो आजकल भी हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज हो या मैमसी की बात करें, जो सालाना फेस्टिवल होता है उसमें स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उस ज़माने में भी होता था और बड़े बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते थे। स्कूल का कॉलेज का अपना प्रोग्राम होता था, फेस्टिवल होता था, 1 वीक तक चलता था, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। पर जब एमबीबीएस कर लेते हैं, युवा डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद एक चॉइस बड़ी मुश्किल लगती है उन्हें कि जी एमडी करें, मेडिसिन में जाएं, या एमएस और सर्जन बन जाएं। आपने कैसे चुनाव किया? मैं हमेशा सर्जन बनना चाहता था। अब हुआ ये कि आई हैड अ हेल्थ प्रॉब्लम। मेरे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि और लोगों को कि कभी हताश नहीं हो और निराश नहीं हो और अपने आप। तो आई हैड सम स्मॉल malformation in my hand which was discovered जबकि मैं डॉक्टर बन रहा था। MBBS के दौरान? congenital, yeah, small malformation। तो फिर हमने सोचा कि शायद फिर सर्जन नहीं बनते हैं, फिजिशियन बन जाते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि अल्टीमेटली फिर मैं सर्जन ही बना, और उसको मैंने कभी आड़े नहीं आने दिया कि उसके कैरियर डेवलपमेंट में मेरे को उससे कोई उसको कभी भी हावी नहीं होने दिया और उसको कॉन्कर किया। और यही नहीं, एक बारी आपको बताऊं मैं कि मेरे को एक कॉन्फ्रेंस करनी थी इंटरनेशनल, अभी 15 साल की बात। तो मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्रैक्चर फीमर हो गया नेक, और कॉन्फ्रेंस 2 महीने के बाद थी। I took it as an opportunity to distract my pain and misery and prepare for that conference right from my home as much as I could, and I held that conference right on time and with good success. आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। पर डॉक्टर नीरज नारायण, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या यही आपकी ज़िंदगी फिलॉसफी है कि कोई भी चैलेंज आए उसे एक अवसर समझो? बिल्कुल, जो भी चैलेंज आए उसको अवसर समझिए और उससे ना केवल उभरिए बल्कि अपने आप को ऐसे ढालिए कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत नीचे रह जाए और आप उसके ऊपर हावी हो जाएं। पर ज़िंदगी में टफ टाइम्स तो आते हैं, कभी कभी बंदा थोड़ा घबरा भी जाता है। जी, तो इसमें फिर फैमिली का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और फैमिली सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को बहुत ही अच्छी फैमिली भी मिली, और उस फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा। माय वाइफ इज़ अ पीडियाट्रिशियन, उनका सपोर्ट, या पेरेंट्स का सपोर्ट, माय ब्रदर हु इज़ वेरी उसका तो हमेशा सपोर्ट, एंड ही वाज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, दो ही वाज 6 years younger to me, but he had always been an inspiration to me because he was a very very bright student. वो भी डॉक्टर बने, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से बने, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा। तो आपकी वाइफ डॉक्टर अंजलि तो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं जी। पहली बार कहाँ मिले आप उनसे? नहीं, हमारी मैरिज तो सॉर्ट ऑफ अरेंज थी। उनके ब्रदर मेरे साथ, मेरे से 2 साल जूनियर थे, इस कॉलेज के अंदर तो पढ़ते थे, तो इस तरीके से हमारी जान पहचान हुई और मैरिज हुई। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर मैरिंग अ डॉक्टर इज
is good? It is good that you understand each other more, but दोनों की लाइफ काफ़ी बिजी होती है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो कई बार मुश्किल हो सकती है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए. लाइक मैं काफ़ी दिन मैं भी यूके गया और फिर माय वाइफ स्टेड देयर फॉर लॉन्गर टाइम, वो 5-6 साल वहाँ रहीं, तो मैं यहाँ था उस दौरान. तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो बच्चों को बड़ा करना मुश्किल था, तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है. और आपने बच्चों का जिक्र किया है, अक्सर होता है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन अगर आपके बेटे की बात करें तो वह तो कमर्शियल पायलट बन गए, बेटी हालांकि डॉक्टर है. जी, माय सन इज़ अ कमर्शियल पायलट, माय डॉटर इज़ अ डेंटिस्ट. और वो हमेशा पायलट ही बनना चाहता था. और होता ये था कि हम बचपन से उसके लिए कभी भी खिलौना लाएं तो उसको एरोप्लेन ही चाहिए या उसका मॉडल चाहिए, फिर बाद में फ्लाइट सिमुलेटर चाहिए. आई हैड फ्लाइट सिमुलेटर के 1, 2, 3, 4 ऑल द वर्जन्स, एंड ही वाज ऑलवेज ऑन कंप्यूटर प्लेइंग फ्लाइट सिमुलेटर. Though I wanted him to be a doctor, but he never listened and he always wanted to be a pilot. So much so कि वो कभी कोई ड्राइंग भी बनाता था, तो ड्राइंग चाहे बर्थडे पार्टी है लेकिन उसमें कॉर्नर में ही इज़ अ वेरी गुड पेंटर, तो एक प्लेन ज़रूर होता था. तो हुनर रेलेवेंस उसके अंदर बिल्कुल भी ना हो. तो हुनर बिरवान वाली बात है कि उसको शुरू से इंटरेस्ट था प्लेन्स में. तो जो व्यक्ति ट्रांजिस्टर बना लेता था जी, वो अब फ्लाइट स्टिमुलेटर बनाने की कोशिश भी करता है कि? वो बिल्कुल अलग प्रोग्राम है, वो मैं नहीं कर सकता. लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जब आपने MS की मास्टर्स ऑफ सर्जरी, तो फिर आपने कैसे सोचा कि इतनी विधाओं में आप ENT यानी कान नाक गले की स्पेशलाइजेशन करें? वो कुछ बाय चांस भी था और बाय चॉइस भी था. उसमें ये होता था कि हम लोग हमें हाउस जॉब करना होता था एक, तो आई चोज ENT एज अ सब्जेक्ट बिकॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन आई स्पेशलाइज्ड इन दैट. एंड ये एक ऐसी कला है जो कि बहुत बारीकियत है इसमें, और ये सर्जरी जो है बहुत नाजुक सर्जरी है, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया जब इसको डेवलप किया और अपने आप इसमें ट्रेनिंग ली. बिल्कुल, और डॉक्टर माथुर से ज़रूर हम ENT पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का समय हो रहा है. आप एक क्विज मास्टर रहे हैं, ब्रेक में जाने से पहले कोई सवाल पूछना चाहेंगे जिसका जवाब फिर ब्रेक के बाद लेंगे आपसे? ओहो नहीं, ये तो मैं क्विज मास्टर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और ये तो प्रोग्राम जनरल पब्लिक का है, तो क्या पूछूं. मैं समझता हूँ ये बताएं कि बॉडी में सबसे छोटी बोन का नाम क्या है? बॉडी में, मानव शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी है? ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आज हम बातचीत कर रहे हैं ENT सर्जन डॉक्टर नीरज नारायण माथुर के साथ. डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब भी बताइए. मानव शरीर में सबसे छोटी जो बोन है उसका नाम है स्टेपीस, और वो इतनी छोटी है कि जब उसमें ऑपरेशन भी करते हैं हम उसके अंदर, उसको निकालते हैं, उसके अंदर छेद करके उसमें फिर प्रोस्थेसिस डालते हैं, तो इस टाइप की सर्जरी है ENT सर्जरी. बिल्कुल, तो ये ईयर में है सबसे छोटी बोन. और थोड़ा बताइए, जब कान नाक गले की बात होती है, कौन सी आप टिप्स देना चाहेंगे आज सुबह सुबह, ताकि हम बचाव पे जोर दें और हमें कभी भी कान नाक गले की कोई तकलीफ ना हो? ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपको कभी कान नाक गले की तकलीफ ना हो, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए तो उसके कुछ वार्निंग साइंस आपको श्रोताओं को पता होने चाहिए. अगर वो 40-50 साल के हैं, अगर कोई गले के अंदर आवाज़ काफ़ी दिन तक चेंज है, या खाने में तकलीफ़ हो रही है, अटक रहा है, या क्रॉनिक कफ है, 3 हफ्ते से ज़्यादा चल गया है, या कुछ गले में खांसते वक्त कुछ खून आ जाता है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जिसमें डॉक्टरी सलाह ज़रूर जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए. तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पीडियाट्रिक ENT सर्जन हैं, थोड़ा बताइए बच्चों में किस तरह के ENT डिसऑर्डर्स होते हैं? बच्चों में जो डिसऑर्डर्स हैं वो मैं मेनली 2 चीज़ों में डील करता हूँ. एक तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ एयरवे, तो वो मेरा मेन वर्क है, और उसमें ये है कि वो बड़ा स्पेशलाइज्ड वर्क है कि उसमें कुछ लोग
काफ़ी देर तक इंट्यूबेटेड रहते हैं, इंटेंसिव केयर में रहते हैं, तो उनका जो गले में रास्ता जो होता है सांस लेने का वो छोटा हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और फिर बाद में वो नैरो हो जाता है, तो उसके सर्जरी करनी पड़ती है। इसको सबग्लॉटिक स्टेनोसिस कहते हैं, या फिर कोई पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, इनकी सर्जरीज़ हैं, या फिर कैंसर्स हैं सर्जरी उनकी गले में या उसके आसपास। अदर आस्पेक्ट जो पीडियाट्रिक में है, बच्चों में तो कैंसर इतना नहीं है, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा था, बट बच्चे में कान के अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ ईयर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं, कान का पर्दा फट गया है उसको बनाना है, पीछे बोन है उसके अंदर सर्जरीज हैं। और ऐसे कितने केसेस हैं डॉक्टर साहब की जन्म से ही जो बच्चा है, भले वो साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया, कब है कि माँ बाप ये जाने कि वह सुन नहीं पा रहा, डेफ होने की बात हो सकती है? ये तो बिल्कुल आजकल यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करीब करीब आ गया है, और हमारे कंट्री में लागू तो नहीं है, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ही हो जाए। तो बच्चे को विद इन अ मंथ पता चल जाना चाहिए हमें कि उसका हियरिंग स्टेटस क्या है। तो उसके लिए पैदा होते ही कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करे जाते हैं। ओटोएकोस्टिक एमिशंस हैं या ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, अगर उसमें पास नहीं होता है ओटोएकोस्टिक एमिशन में, तो वो एक स्टेप फर्दर जाता है, जिसको कहते हैं बेरा, वो ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। 1 महीने के अंदर बच्चे का ये पता चल जाना चाहिए कि क्या उसका, ये विज्ञान ने तरक्की कर ली है, ये विज्ञान ने तरक्की कर ली है। तो हर एक हॉस्पिटल डिलीवरी या नहीं भी हो तो ये जांच हो जाए, और 3 महीने के अंदर हमें उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर देनी चाहिए। और अगर वो नहीं सुनता है और कमी है तो कोशिश करनी चाहिए कि विद इन अ ईयर उसका ऑपरेशन के लिए वो कॉक्लियर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर कहीं ना कहीं महीने भर की स्क्रीनिंग के बाद ऐसे लगता है कि वह सुनने की शक्ति नहीं है, तो आप कह रहे हैं साल भर के अंदर ही ऑपरेशन होना चाहिए। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। 2 साल के अंदर तो ज़रूर कर देना चाहिए, और कोशिश ये है कि साल और 2 साल के बीच में ये ऑपरेशन हो जाए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन शब्द आता है तो घबराहट लाजमी है, तो कई बार माँ बाप डिले भी करते हैं, तो डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। वंस उसका डायग्नोसिस लेकिन करेक्ट होना चाहिए, उसका असेसमेंट ठीक होना चाहिए, उसमें जल्दी नहीं बरतनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन अगर एक बारी वेरीफाइड है कि सुन नहीं रहा है बच्चा, तो उसका ऑपरेशन कर दे। तो गांव में जो व्यूअर्स बैठे हैं उन्हें आप बताना चाहेंगे कि कुदरती वह स्क्रीनिंग प्रोसेस में नहीं भी गुजरते, तो जैसे हम कहते हैं वो रैटलर सुना रहे हो। जी हाँ, वो सब क्रूड मेथड्स हैं, वो तो होने ही चाहिए। उससे एक्चुअली में इतना असेस नहीं हो पाता है कि अगर बिल्कुल ही नहीं सुनता है तो वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ कम सुनता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पिकअप किया जा सकता है वो सब मेथड्स, रैटलिंग या लाउड नॉइज से नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो डॉक्टर के पास आएँ और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस। डॉक्टर साहब, क्या हियरिंग लॉस सिर्फ एक कान में हो सकता है या एक में होगा तो अमूमन दोनों में ही होगा? दोनों ही हैं, एक कान में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है, करीब करीब बराबर हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे किसी को दिखाई अगर कम दे तो व्यक्ति चश्मा लगा लेता है, और चश्मे लगाने में कोई टैबू भी नहीं है जी। लेकिन समाज में अभी भी आपको लगता है कि अगर किसी को हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड लगाने में अभी भी एक स्टिग्मा है? था कुछ दिन पहले, लेकिन शायद अब नहीं है, क्योंकि अब तो लोग पीछे चाहे हियरिंग एड लगाया है या कुछ ब्लूटूथ लगाया है तो वो भी एक जैसा वैसे ही दिखता है, तो हियरिंग एड वाला कह सकता है कि मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है। तो अगर कम हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड से काम चल जाएगा। आप कोक्लियर इम्प्लांट कब डिसाइड करते हैं कि ये एक सोल्यूशन है? फिर तो अगर दोनों कान में बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है और हियरिंग एड से भी नहीं कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो कैंडिडेट्स हैं जो कि कोक्लियर इम्प्लांट पे जाएंगे। तो इसमें क्या प्रक्रिया है, कितना महंगा है, क्या एडमिट होना पड़ता है? जी, वो महंगा तो है, और करीब 5.5 लाख से लेके उसकी 9-10 लाख रुपए तक की कीमत है। दोनों कान में? एक कान में, और वो डिफरेंट कंपनीज़ का और डिफरेंट इम्प्लांट्स की वेरी करते हैं। और चाहे वो सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री भी हो जाए, लेकिन ये इम्प्लांट अगर गवर्नमेंट एडेड है तो फ्री मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इम्प्लांट खरीदना पड़ता है। तो इससे होता क्या है डॉक्टर साहब, जो कोक्लियर इम्प्लांट है जो मेरा कान का पर्दा है उस पर लगा दिया जाता है? जी नहीं,
कॉकलियर इम्प्लांट बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि हेयर सेल्स के फंक्शंस को, कान में छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं उसके फंक्शन को बाईपास करता है। बियॉन्ड दैट अगर कोई प्रॉब्लम है, नर्व में प्रॉब्लम है, तो उसको बाईपास उसको नहीं करता है। तो हेयर सेल तक अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कि मोस्टली होती है, उनको बाईपास कर देता है। तो ये इम्प्लांट जाके बिल्कुल नर्व के पास लग जाता है, जिसको हम स्पाइरल गैंग्लियन बोलते हैं, वहाँ पे, और उसके बाद वो नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए हेयर सेल का जो इनर ईयर का फंक्शन, मेन फंक्शन जो इनर ईयर का है कि मैकेनिकल साउंड को इलेक्ट्रिकल में बदलना थ्रू हेयर सेल्स, उसको बाईपास कर देता है। तो अगर हेयर सेल्स ख़राब हैं तो कॉकलियर इम्प्लांट विल वर्क। तो इम्प्लांट का सक्सेस रेट क्या है? इम्प्लांट का सक्सेस रेट अच्छा है, और ये लाइफ लॉन्ग लगता है, और इसमें बाद में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, और अच्छी ट्रेनिंग के साथ करीब पेशेंट्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो जैसा आपने कहा, एक विधा जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन वो है एयरवे रिकंस्ट्रक्शन, जी, उसमें मरीज को क्या समस्या आती है? तो ज़्यादातर मरीज़ या तो उनको सांस लेने में दिक्कत है, या फिर बहुत दिन तक आईसीयू में रहे हैं और अब वो एक्सट्यूबेट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्सट्यूबेट किया तो उनको सांस में दिक्कत है, या कंजेनिटली बॉर्न हुए और सांस में दिक्कत है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और अब पैरालिसिस हो गई वोकल कॉर्ड की, तो सांस में दिक्कत है और सांस लेते में आवाज़ आती है, जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं, बेसिकली स्ट्राइडर इज़ अ सिम्टम। तो एक तो हमने कोक्लियर इम्प्लांट की बात की, एयरवेज की बात की, ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, और क्या अमूमन समस्याएं लेके आते हैं? मरीज़ों की सबसे ज़्यादा ईएनटी में जो मरीज़ आते हैं वो कान बहते हुए आते हैं, डिस्चार्जिंग ईयर। तो ये तो हमारा मेन वर्क है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भी सर्जरी कर दें और 7 दिन सर्जरी करें, तब भी आप नहीं कोप अप कर सकते जितना पेशेंट आते हैं। तो वो एक है। नेज़ल एलर्जीज़ हैं, पॉलिप्स हैं, ये बहुत हैं कॉमन। टॉन्सिलाइटिस बहुत कॉमन है, और टॉन्सिल के ऑपरेशंस जबकि कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ वन ऑफ द मेन सर्जरीज डन। तो क्योंकि कान बहना इतनी आम समस्या है, थोड़ा बताइए डिस्चार्ज क्यों होता है कान से, और फिर क्या जो घर के देसी नुस्खे लोग अपना लेते हैं, कई बार ईयरबड डाल, गरम तेल डाल, इनसे बचना चाहिए, अपने आप ईयर ड्रॉप्स डाल लेते हैं, क्या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। कान अगर बहता हो तो उसके अंदर कोई भी बाहर से अनप्रिस्क्राइब्ड चीज़ नहीं डालनी चाहिए, और ख़ास तौर से ये कोई तेल या गरम तेल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कान अगर का पर्दा फटा हुआ है और वो तेल अंदर जाता है तो वो इनर ईयर को डैमेज कर सकता है, वो अंदर सीप इन हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उसका असेसमेंट कराएं, और सर्जरी बहुत सिंपल है। तो जल्दी चले जाएंगे तो हियरिंग रिस्टोर अच्छा हो जाएगा, और देर से जाएंगे तो हियरिंग रिस्टोर ख़राब होगा। और सर्जरी सिंपल है, हर एक हॉस्पिटल में, गैर सरकारी सरकारी में होती है, माइक्रोस्कोप्स के द्वारा होती है। पर्दा दोबारा बन जाएगा, या अगर पीछे बोन ख़राब है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा और पर्दा भी बना दिया जाएगा। तो क्यों नहीं सर्जरी कराई जाए? तो ये जब आप कहते हैं सर्जरी सिंपल है, इससे बड़ी राहत मिलती है, खासतौर पे जिन लोगों को ये समस्याएं हैं जी, तो क्या उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी? कितना एक समय लगता है इसमें? अगर कान का पर्दा ही बनाना है तो वो एक दिन की ओपीडी प्रोसीजर भी हो सकता है, या फिर एक दिन का एडमिशन होगा, थोड़े दिन बैंडेज रहेगी, और फिर बाद में वो बैंडेज खुल जाएगी और टाँके खुल जाएंगे, अगर टाँके आए हैं तो थोड़े से। और अगर कुछ पीछे बोन वर्क भी हुआ है, मैस्टरडेक्टमी भी हुई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। पर डॉक्टर माथुर, जैसे कहते हैं कि कान के पर्दे में छेद हो गया, जी, ये छेद कैसे हो जाता है? ये छेद बेसिकली इन्फेक्शन से होता है। तो इन्फेक्शन कहीं कहीं वजह से हो सकता है। अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन वहाँ पे पहुँच जाता है, चाहे वो यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू के रास्ते गया है, या बाहर से गया है, या किसी भी रीज़न से है। इन्फेक्टेड ईयर will have the problem of perforation.
डॉक्टर माथुर, नर्व से एक फेशियल नर्व जो जाती है जिससे बेल्स पाल्सी भी हो जाती है, वो भी ईएनटी के दायरे में है। बिल्कुल। तो जब हम फेशियल नर्व सर्जरी की बात करते हैं उसमें क्या होता है? अब फेशियल नर्व सर्जरी जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस वजह से की जा रही है। अगर तो फेशियल नर्व इसलिए ख़राब हुई है कि वहाँ पे वो इन्फेक्शन के दौरान और या वहाँ पे कुछ कोलेस्टोमा है जिसको हम कहते हैं ये डिस्चार्जिंग ईयर के अंदर, उस वजह से इन्वॉल्व हो गई है, तो उसके अंदर हम लोग डीकम्प्रेस कर देते हैं उस फेशियल नर्व को और वो ठीक हो जाती है। अगर वो कट गई है कोई सर्जरी के दौरान या किसी ट्यूमर के दौरान की वजह से, या कोई पैरोटिड ट्यूमर है उसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर है और वो इन्वॉल्व हो गई है, तो फिर उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है, बीच में ग्राफ्ट भी लगानी पड़ती है। कुछ ट्यूमर्स हैं जिसके अंदर हमें फेशियल नर्व को रीरूट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी लेंथ एक सीमित है, तो अगर हम उसको रीरूट कर दें तो वो शॉर्टर लेंथ में काम चल जाता है उसका, और रीरूट करके हम काम चला लेते हैं। तो ईएनटी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसकी मैनेजमेंट और सॉल्यूशंस के लिए आपको लगता है कि मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट्स कर ली हैं? क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो नए वरदान के रूप में सामने आई हैं? तो एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कॉकलियर इम्प्लांट एक, तो अभी कॉकलियर इम्प्लांट से ज़्यादा ब्रेन स्टेम इम्प्लांट भी करने लग गए हैं लोग। और जो मेन एडवांसमेंट आया है वो है नेविगेशन एड्स आ गए हैं। तो अब हम सर्जरी करते वक्त, जैसे कि अगर हम साइनसिस में कहीं पे सर्जरी कर रहे हैं या कोई ट्यूमर निकाल रहे हैं या कोई पॉलिप्स निकाल रहे हैं, तो हम लोग स्क्रीन पे तो देखते ही हैं कि हम कहाँ हैं। हमें सीटी स्कैन जो हमने फेड कर रखा है नेविगेशन एड में, हमें बता देता है कि इस वक्त आप यहाँ पे हैं। तो डैमेज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक कोई ऑप्टिक नर्व है या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है या कुछ भी है, उनको डैमेज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड यू कैन बी मोर बोल्ड, यू कैन गो वेरी नियर टू देम एंड टेक आउट द डिजीज़ कम्प्लीटली। तो डिजीज़ जो है वो पूरी अच्छी तरीके से निकल पाती है। तो ये नेविगेशन असिस्टेड सर्जरीज जो हैं वो बिगेस्ट बून है। तो ये तो बहुत राहत की बात है कि टेक्नोलॉजीज आई हैं और क्यूरेटिव एस्पेक्ट में काफ़ी प्रगति है। लेकिन अगर ईएनटी में प्रिवेंशन पे जोर दें तो आपको लगता है कि डेफनेस कैन बी प्रिवेंटेड? Deafness can be prevented and it is one of the major program, national program of prevention of deafness हम लोगों का चलाते हैं। उसमें बेसिकली जो डेफनेस प्रिवेंट कर सकते हैं वो इन्फेक्शन रिलेटेड ये डिस्चार्जिंग ईयर्स हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करें या उनको सर्जरी करके उनको मेन स्ट्रीम में ले आएँ, उनकी हियरिंग रिस्टोर कर दें, चाहे वो टिम्पैनोप्लास्टी से या ऑसिकुलोप्लास्टी व्हाटएवर, चाहे ड्रम बनाएं चाहे उसकी बोन्स बनाएं या दोनों बनाएं, और उस तरीके से हम उनको रिहेबिलिटेट करें। कुछ डेफनेसेस जो हैं वो शायद प्रिवेंट नहीं हो सकती हैं, जैसे कि कंजेनिटल जो हैं वो उसमें वी नो कि किस वजह से हो रही हैं। आज की तारीख में हमें जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और बट वी कैन नॉट सॉर्ट ऑफ प्रिवेंट दैम, बट वी कैन रिहेबिलिटेट दैम। तो जैसे बहुत लाउड नॉइज़ है, ज़्यादा डेसिबल है, उससे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है मेरे कान पर? बिल्कुल, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस तो बहुत कॉमन है और आजकल ज़्यादा है। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि बेस्ट हियरिंग जो है वो अफ्रीकन्स में है। अच्छा। क्योंकि वो लाउड नॉइज़ नहीं है, वहाँ पे बड़ा शांत एटमॉस्फेयर है। तो एक स्टडी है बड़ी इंटरेस्टिंग कि अफ्रीका में हियरिंग जो है वो लोगों की जो एजेड हैं उनकी मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ इन यूएसए एंड यूरोप एंड इंडिया। सो नॉइज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम क्या बोरो कर सकते हैं, मान लो हमारे अफ्रीकन कॉलीग से, क्या हम बोरो करें अपनी दिनचर्या में ताकि हम लोग जितना डेसिबल ठीक है उतना ही कान तक पहुंचाएं? जी, तो लाउड स्पीकर से नहीं सुने या बहुत देर तक हेडफोन्स लगा के नहीं सुने, बीच में ब्रेक ज़रूर लें। 1 मिनट का भी ब्रेक बीच में लेंगे वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप कंटिन्यूसली 5 मिनट सुनते हैं और अगर 1 मिनट का भी बीच में या कुछ फ्यू सेकंड्स का भी दे देते हैं या 1 मिनट के अंदर, तो दैट इज़ सफिशिएंट एनफ फॉर रीजनरेशन ऑफ द थिंग्स। डॉक्टर माथुर, आप तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं। थोड़ा बताइए
वीएमएमसी की स्थापना 2001-2002 में हुई थी। 2002 में तो पिछले 15 सालों में किस तरह की प्रगति हुई है? प्रगति बहुत अच्छी हुई है और बड़ा सेटिस्फाइंग है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इमर्जिंग मेडिकल कॉलेज, बट मेरे ख्याल से अब वो ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है। और आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि इस बारी जो नीट एग्ज़ाम हुआ है उसमें आर्ट्स वाज द सेकंड प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन द कंट्री। एंड एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है साथ में, जो कि बड़ा फेमस है फॉर वेरियस रीजंस। एंड उसमें इतने पब्लिक आती है कि कहते हैं कि अगर सफदरजंग हॉस्पिटल में से कोई जना खाली चल के ही चला जाए और एक दरवाजे से घुसे और दूसरे दरवाजे से निकल जाए तो डॉक्टर बन जाता है। तो बहुत क्लिनिकल मटेरियल है और बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज उभर के आने का हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, बतौर ईएनटी सर्जन आप मरीजों को ठीक करते हैं, लेकिन जब आप वीएमएमसी के प्रिंसिपल हैं तो वहाँ क्या रोल रहता है बतौर प्रिंसिपल? बतौर प्रिंसिपल तो बेसिकली एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड उसमें चाहे करिकुलम है, सिलेबस है, लेक्चर शेड्यूल्स हैं, एग्जामिनेशन कंडक्शन है और फैकल्टी जो भी है उनके इश्यूज़ हैं एंड स्टूडेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स डे टू डे हैं, वो प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द हॉस्पिटल एंड द कॉलेज फॉर द रिसर्च एंड एकेडमिक वर्क, ये सब चीज़ें। तो क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं ईएनटी स्टूडेंट्स को, तो आपका टीचिंग स्टाइल क्या है? टीचिंग स्टाइल हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है। कुछ तो लर्न किया जाता है और लर्न करना भी चाहिए, एंड इट शुड फॉर्म एटलीस्ट 80% ऑफ योर कंपोनेंट ऑफ हाउ यू टीच। एंड 20% जैसे कि सिंगर होता है, वो पहला सिंगर होता है, कुछ लर्न किया जा सकता है। इसी टीचिंग का है कि 20% इज़ इनबॉर्न। सो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। एंड मैं प्यूपिल टीचर भी काफ़ी अच्छा था। जब मैं मौलाना आज़ाद में था तो एज अ रेजिडेंट डॉक्टर आई वाज प्रोबेबली मोर फेमस टीचर देन व्हाट आई एम टुडे। लेकिन जब आप पढ़ते थे स्कूल में या कॉलेज में जी, आप अच्छे मार्क्स लाते थे, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, डॉक्टर बन गए, लेकिन क्या कभी डांट भी पड़ी टीचर से या माँ बाप से? कुछ शैतानी भी करते थे? जी हाँ, बहुत डांट पड़ी। और एक मेरे मेंटर थे, अभी आपने बात छेड़ी है, बहुत ही फेमस ईएनटी सर्जन, टावरिंग पर्सनैलिटी और बिल्कुल अलग एक तरीके के इंसान, प्रोफेसर प्रेम कक्कड़। हुआ ये, एक दिन किसी ने शिकायत लगा दी कि मेरा नाम लेके कि वो तो थे नहीं कल, आया नहीं वो। तो मेरे को बुलाया उन्होंने कहा कि तुम कल नहीं थे? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो था और मैं तो सारे दिन था वहाँ पे। तो बोले, बच्चे, अगर तुम थे और कोई कह रहा है कि तुम नहीं थे तो इससे बड़ी तो बुरी बात ही नहीं हो सकती कि तुम थे भी और फिर भी कोई कह रहा है कि तुम नहीं थे। तो दैट वाज अ वेरी बिग लेसन टू बी लर्न एंड द बिगिनिंग ऑफ माय कैरियर, that how can somebody feel my absence in my presence. So make sure that when you are there. Not only your presence, but it should be remembered also that you were present. So it's not only the physical presence, we have to connect, and it's not just it's the full connection, and it came to me in my very initial period of my career, and it was a very big lesson that, and he just mentioned it very casually to me, but I took it as a very big advice from him. पर जैसे आपके मेंटर ने आपको एडवाइस दी, आपको उससे लाभ मिला, अब वीएमएमसी में बतौर प्रिंसिपल आपने भी एक इनिशिएटिव लिया है मेंटर प्रोग्राम के जरिए। जी, क्या है ये मेंटर प्रोग्राम? तो ये मेंटर प्रोग्राम जो है, ये आप अखबार में बहुत पढ़ते होंगे और देखते भी हैं कि मेडिसिन एज अ प्रोफेशन एंड एज अ ट्रेनिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोफेशन, एंड ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल। और कई बार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में भी लोग सुसाइड, बच्चे लोग कर लेते हैं ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज और ड्यूरिंग रेजिडेंसी, क्योंकि इतना स्ट्रेस है। तो
ये बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो हर एक ही प्रोग्राम में आवश्यक है कि कोई मेंटर हो, बट मेडिसिन में हमने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कुछ मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है और हमारे यहाँ नहीं था, तो मैंने इस बारी मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है। तो उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली हैं कुछ मेंटर्स, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही उनको हमने एलोकेट कर दिया, तो वो दे विल टेक देम थ्रू देयर कैरियर। पर थोड़ा बताइए, आज के ज़माने के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर बहुत तनाव है कि वे अच्छा करें और ख़ासतौर पे मेडिकल एजुकेशन में, तो किस तरह की समस्याएं लेके आते हैं वो मेंटर्स के पास? बेसिकली स्ट्रेस, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस, और या सब्जेक्ट टेंशन, some may be having some health related issues also, लेकिन मेनली वो स्ट्रेस है। तो उसको दूर करने के लिए ये मेंटर जो है एक बहुत अच्छा मीडियम बन जाता है, एंड दे कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। आपको लगता है मात्र बातचीत से, संवाद से ही काफ़ी समस्याओं का समाधान 90% सिर्फ संवाद से। कोई सुन ही ले, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, तो मेंटर एटलीस्ट कैन बी अ गुड लिसनर एंड देन गिव सम एडवाइस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स घर जाते हैं, दे आर नॉट डे स्कॉलर्स, मैनी ऑफ देम आर हॉस्टलर्स, तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है या उनको शेयर करने वाला नहीं है कोई अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेंटर इज़ अ वेरी गुड हेल्प। और आप ये भी कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेडिसिन के हों, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पढ़ाई के साथ साथ वह कोई हॉबी भी रखें, स्ट्रेस बस्टर रहता है? बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट पैरेलल चलना चाहिए, हॉबी तो होनी ही चाहिए। चाहे वो बहुत सीरियसली हॉबी को उसको परस्यू नहीं करें, बट स्ट्रेस बस्टर की तरीके से जैसे आपने कहा होना चाहिए। आपकी हॉबीज़ क्या हैं डॉक्टर माथुर? मैं तो हॉबीज़, मेरी ट्रैवलिंग बहुत बड़ी हॉबी है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है कभी भी, तो एंड आई एम बोथ मी एंड माय वाइफ आर वेरी गुड ड्राइवर्स। अच्छा। हम लोग निकल जाते हैं, और आई हैव ट्रेवल्ड एंड ड्रोव ऑन ऑल द माउंटेन्स which are approachable from Delhi and deep inside. So ये एक बड़ी हॉबी है, और बाकी कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। जी, आपका गीत तो हमने सुना था, और आप कविता में रुचि रखते हैं। आप भले आराम नहीं करते, लेकिन आराम पर कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसे जब आप सुनेंगे डॉक्टर माथुर की ज़बानी, तो यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी। गुजारिश आपसे एक कविता के लिए। एक मित्र मिले, बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन में भी तौन बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में, मन हो सकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की एक कुंजी, इससे न तबैतिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन होती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भवबंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसीलिए तो मैं समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए, अधिक ना तो बात करो, बस घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा मांस बढ़ाने में, जो होठ चलाने में रस है वो कभी ना हाथ चलाने में। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। बहुत खूब डॉक्टर नीरज। गोपाल व्यास की ये पंक्तियाँ बहुत ही आपने प्रखर तरीके से यहाँ पे साझा की हैं। तो आप ये मानेंगे कि हम जैसे सुबह सुबह है व्यायाम करें, और आज के ज़माने में तो एक प्रोवर्ब बहुत प्रचलित है, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा व्यायाम हरकत करते रहें, और ये इतना आराम ना करें जो मैंने कविता में बोल दिया। आराम भी ज़रूरी है, लेकिन बीच बीच में अगर आप कोई वर्क भी कर रहे हैं तो ड्यूरिंग वर्क कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी बीच बीच में उसको ब्रेक लें, चाहे पैर ही चला लें, सुबह से लेकर शाम तक बैठे ना रहें। तो अब ये बताइए, आपने अपने जीवन में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की, आज आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रसिद्ध ENT सर्जन हैं। माता पिता जब आज साथ बैठते हैं, चर्चा होती है, तो गौरवान्वित महसूस करते होंगे? हर एक माता पिता गौरवान्वित महसूस करता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो पिताजी की कोई सलाह है जो जीवन में आपको बहुत काम आई? माई फादर हैज़ टॉट मी ऑनेस्टी,
जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स, वो जैसे कि आजकल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ऑनेस्टी इन फाइनेंसेस, बहुत बहुत ज़रूरी है, वो तो होनी चाहिए। इन एवरी वे ऑफ लाइफ उन्होंने समझाया कि ऑनेस्टी पेस एंड मस्ट स्टिक टू इट वेरी स्ट्रिक्टली। तो चाहे वो एकेडमिक ऑनेस्टी हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑनेस्टी हो, हर एक में ऑनेस्टी चाहिए। तो एक जब वो वक्त था जब आपने कहा कि हाथ में कोई समस्या थी और आज आप इतने बड़े सर्जन, इट्स लाइक यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड टेकन द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। एब्सोल्युटली, और उसके लिए प्रिपेयर्ड एंड मेंटली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्कर इट। कई बार हो सकता है कि कॉन्कर नहीं कर पाए, कुछ ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं, बट नेवर लूज होप। आपका ओवरसीज एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि न केवल भारत में बल्कि आप तो यूके भी गए, वहाँ भी सर्व किया आपने? ओवरसीज एक्सपीरियंस वाज ट्रेमेंडस हेल्प, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे को ओवरसीज एक्सपीरियंस जो है अपने कैरियर में हर 3-3, 4-4 साल के बाद एक कुछ मिलता गया। ऐसा बहुत होता नहीं है। और मेरे पास मैंने 5 फेलोशिप्स बाहर की, कुछ 6 महीने की, कुछ साल भर की, एंड और सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में। मेका ऑफ ईएनटी एक है, रॉयल नेशनल थ्रोट नोज ईयर में, वहाँ पे मैंने ग्राहम फ्रेजर फेलोशिप करी कॉकलियर इम्प्लांट्स में फॉर 6 months, वेयर आई वाज ग्लोबली सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। एक पीडियाट्रिक ओटोलैरिंगोलॉजी में द मोस्ट फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड, ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट में करी, जहाँ पे मैंने एयरवे रिकन्स्ट्रक्शंस वगैरह सीखे और कुछ और सर्जिकल प्रोसीजर्स सीखे, और उनको डेवलप करने के अंदर वो बहुत हेल्पफुल रही। यहाँ पे सिंसिनेटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सिंसिनेटी के अंदर फेलोशिप करी, और ऐसे मैंने एक लॉस एंजलिस के अंदर हाउसियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फेलोशिप करी। तो ऐसे मेरे को कई चांसेस मिले वहाँ पे, और यहाँ पे वर्क कल्चर में थोड़ा फ़र्क है, और उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कम है, आई मीन नंबर कम है, तो वो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं हर एक पेशेंट को। यहाँ पे हमारे पास ट्रेमेंडस नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, एंड मैं तो कहता हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट आई हैव सीन। दैट इज़ माई biggest achievement, the number of patients that we have seen, and my treasure is the number of students that I have taught. Very well said. लेकिन ग्लोबली जितने मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आबादी के हिसाब से भारत में देखें तो भारत में पर्याप्त मेडिकल कॉलेज हैं, या आपको लगता है नहीं और ज़रूरत है? ये बड़ा गलत परसेप्शन है जो चलते चला आ रहा है मेरे हिसाब से, कि भारत में पर्याप्त मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। दुनिया में 2820 मेडिकल कॉलेजेस हैं आज की तारीख में शायद, जो कि, और भारत में 462 हैं। सो हमारे पास 17% पॉपुलेशन है और हमारे पास 17% मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, तो हमारे बराबर है। उस हिसाब से हमारे बराबर हैं। और आज की तारीख में हमारे पास मेरे हिसाब से एडिक्वेट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, और भी बन रहे हैं और बनने भी चाहिए, जिससे कि लोड ऑन अ मेडिकल कॉलेज थोड़ा कम हो जाए। और अर्बन रूरल डिवाइड कि ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में है, या हम गाँवों तक भी पहुँच रहे हैं? हम गांव के अंदर पहुँचे हैं। अब जो लास्ट में जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वो ज़्यादातर गाँव में या रूरल सेटिंग्स में हैं, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है कि और भी मेडिकल कॉलेजेस बने जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया जाए, और हम लोग ऐसे कई मेडिकल कॉलेजेस बनाए भी हैं और बना भी रहे हैं, जो कि अच्छा मूव है। लेकिन ये परसेप्शन अब उस पर रीलुक करने की बात है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस क्या बहुत कम है? ऐसा नहीं है। और डॉक्टर्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं, और वो भी जो कम हैं, डॉक्टर्स के नंबर इतने शायद कम नहीं हैं, कम हैं तो, और बढ़ने चाहिए। लेकिन जो कमी है वो नंबर्स में नहीं है, बल्कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन में है। आप कितने ही डॉक्टर बना दें, और वो अगर पेरिफेरी में नहीं जा रहे हैं तो फिर पेरिफेरी में तो नहीं पहुंच पा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बना नहीं रहे हैं, बना तो रहे हैं, लेकिन वो पेरिफेरी में पहुंच नहीं रहा है।
और पेरिफेरी तक पहुंचे, आखिरी व्यक्ति तक जो है विज्ञान पहुंचे, उसके लिए आज तकनीक भी हमारी मदद के लिए है। तो कल तक जो क्लासरूम होती थी और आज जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की बात करें, स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरा पहला ही दिन से इनिशिएटिव था, मेरे को 1 साल हुआ है प्रिंसिपल बने, और कि हमारे सारे क्लासरूम जो हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स हो जाएं। गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, तो हो रहा है वो, बट वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। स्मार्ट क्लासरूम इज़ द अल्टीमेट, इज़ द क्या थिंग। है स्मार्ट क्लासरूम? स्मार्ट क्लासरूम के अंदर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, ट्रांसमिशन की फैसिलिटी है, उसका बैकअप उसकी रिकॉर्ड करके उसको रिकॉर्ड कीपिंग की फैसिलिटी है। यू कैन रिट्रीव दैट लेक्चर एनी टाइम। टीचर कैन गो टू दैट लेक्चर एंड improve his lecture later on. It can be seen by anybody anywhere in the country or anywhere in the world, and तो वो एक अल्टीमेट स्टेप है। लेकिन स्मार्ट क्लासरूम एटलीस्ट इतना तो है ही कि वो उसमें पूरी ऑडियो विजुअल एड्स हों और वो सारा रिकॉर्डेबल हो। और उसी तर्ज पे टेलीमेडिसिन, टेली डॉक्टर, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर माथुर बैठे दिल्ली में हैं, लेकिन वह अपना ज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी गांव पे दे दें और वहाँ रोबोट सर्जरी कर ले। जी, वो टेलीमेडिसिन एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो थोड़ा बहुत स्मार्ट क्लासरूम से लिंक्ड है, लेकिन बट वो टेलीमेडिसिन एक अलग चीज़ है जिसके अंदर जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन टेलीमेडिसिन के लिए ज़रूरी है कि दोनों एंड्स पे लोग हों, उतने ही ट्रेंड और उतनी ही फैसिलिटी हों। खाली आप ही की आपके ही एंड पे सारी फैसिलिटीज़ हों तो दूसरे एंड पे नहीं हो तो फिर काम नहीं चलेगा। तो टेलीमेडिसिन पे काम हो रहा है हमारे देश में, लेकिन बट अभी बहुत कुछ करने का बाकी है और इनोवेशंस पे जोर दिया जा रहा है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ईएनटी की जो एडवांसमेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या अनसुलझे सवाल हैं? और जो युवा एमबीबीएस बनकर चुनाव करें, क्या एप्टीट्यूड हो कि वह ईएनटी में आए? क्या स्कोप है? ईएनटी में स्कोप बहुत है और ओवर द इयर्स बहुत बड़ा है। पहले हमारे ज़माने में डिजीज़ इतनी ट्रीटेबल नहीं थी और उसमें इतना रिसर्च भी नहीं हुआ था। अभी तो हम मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर्स जैसे हैं, तो उसमें हम मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं। उसमें मार्कर्स और उसको पहले तो खाली हम बायोप्सी करके खाली ये देख लेते थे कि कैंसर है कि नहीं है। अब फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले गए। अब हम एक्चुअली में जान सकते हैं कि कौन से किस वजह से वो हुआ है, एंड सो द ड्रग्स कैन बी टारगेटेड ऑन टू द कॉज। सो टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं और lot of work has been done on the cancer aspect of, and especially the head and neck cancer, which is major, which takes lot of load of cancer. कोई अनसुलझे सवाल जिस पे रिसर्च होना ज़रूरी है? इसी मॉलिकुलर लेवल पे थोड़ा आगे बढ़ना है और जेनेटिक्स पे आगे बढ़ना है, जेनेटिक कॉजेज ऑफ डिफरेंट डिजीज़, एंड देन solution to those problems, and of course we have to find treatment for different things like चाहे वो एड्स हो या कुछ भी हो। और पोल्यूशन की अगर बात करें एनवायरनमेंट की, तो अगर नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसका हानिकारक असर पड़ता है ईएनटी पर? नॉइस पोल्यूशन का तो हानिकारक असर पड़ता ही है, हमने अभी डिस्कस किया। एयर पोल्यूशन का भी हानिकारक असर बहुत पड़ता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे ओपीडीज़ में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कमिंग विद नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी या एस्थमा शूट अप कर जाते हैं, स्पेशली विंटर सीजन्स में जहाँ स्मॉग ज़्यादा होता है। हर एक को एस्थमा थोड़ा बहुत हो जाता है और नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी भी हो जाती है, तो वो एक इशू है। तो फर्स्ट एड के तौर पे हम घर परिवार में अपने आप थोड़ा स्टीम ले सकते हैं, विल इट हेल्प? स्टीम हेल्प्स सिम्टोमेटिकली। हर चीज़ में स्टीम नहीं काम करेगा, लेकिन इट्स अ गुड रिलीफ इट कैन गिव टू सम एक्सटेंट। सो एज यू सी योर जर्नी, एनी रिग्रेट्स इन लाइफ डॉक्टर माथुर? रिग्रेट्स है कुछ बट कोई स्पेसिफिक नहीं।
एम्बिशंस ज़्यादा हैं, रिग्रेट्स नहीं है। अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य एक तो ये है कि मैंने पेपर्स तो लिखे हैं, लेकिन मैंने अभी तक चैप्टर्स लिखे हैं बट बुक नहीं लिखी है। तो शायद मैं बुक लिखूँगा, एक दो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं दिमाग में और चल रहे हैं। और एक हमेशा आई हैव वर्कड, आई हैड बीन वेरी fortunate to not be unemployed even for a single day in my life. एक के बाद एक मेरे को कुछ ना कुछ मिलता चला गया, and I was the youngest one to become in the faculty in my batch. But कभी मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं किया। गवर्नमेंट सेक्टर के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे थिंग्स मूव लिटिल स्लोली। तो एक इच्छा है कि कुछ दिन मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करूँगा। And your passion for long drives along with your wife will also continue. Sure. Dr. Mathur, it's been a pleasure with this conversation this beautiful morning. Thank you very much.